माय नेम इज सुष्मिता कुमारी। जुडिशियल लॉ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेक्चर 4 करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आज का टॉपिक हमारा होगा एडमिशन एंड कन्फेशन। तो टॉपिक करने से पहले 2-4 क्वेश्चन है, इसको जान लीजिए। सबसे पहले कि एडमिशन होता क्या है, एडमिशन कौन कौन कर सकता है। तो एडमिशन क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट होता है। एडमिशन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है, और ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। स्टेटमेंट हम 3 तरीके से दे सकते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट देना है, किस तरीके से स्टेटमेंट को देना है, हम क्या स्टेटमेंट देंगे तो वो एडमिशन कहलाएगा। अब ये जानते हैं कि स्टेटमेंट जो होता है ये तो टाइप हो गया कि इतने टाइप से हम स्टेटमेंट को दे सकते हैं, बट एक स्टेटमेंट होता है हमारा सेल्फ हार्मिंग, सेकेंड स्टेटमेंट होता है सेल्फ सेविंग। नाम सुनकर ही पता लग रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ये एडमिशन में आता है। अगर हम कोई स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग में देते हैं तो वो स्टेटमेंट को हम एडमिशन बोलते हैं, और यहाँ पे सेल्फ सेविंग अगर देते हैं हम कोई स्टेटमेंट तो यहाँ पे ये एडमिशन में नहीं आता है। अब सेल्फ हार्मिंग किस तरीके का स्टेटमेंट हो गया और सेल्फ सेविंग क्या स्टेटमेंट हो गया। अब सपोज करो यहाँ पे ए और बी ये दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है, किसी भी मैटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है दोनों में। अगर ए ये बोलता है कि जो बी है वो 50,000 देगा, बट बी डिनाई कर देता है कि नहीं देना है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेल्फ सेविंग का दे रहा है। या फिर ये बोल दे कि हम पहले 30,000 दे चुके हैं, या फिर ये बोल दे कि हम पे कर दिए हैं हमें देना नहीं है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, खुद को बचा रहा है, तो ये क्या होगा, ये एडमिशन में नहीं आएगा। अब इसका अपोजिट देख लो, मान लो अगर ए बोल रहा है कि बी को 50,000 देना है, बी इस बात से अग्री कर लेता है कि हाँ मुझे ए को 50,000 रुपए देना है, तो ये क्या कर रहा है, ये एडमिशन में आएगा, ये एडमिट कर रहा है कि हाँ ये चीज करना है। तो सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सेविंग स्टेटमेंट में इतना सा डिफरेंस है, और हमेशा एडमिशन माना जाता है सेल्फ हार्मिंग। जब सेल्फ हार्मिंग को ये स्टेटमेंट देते हैं तब वो एडमिशन में आता है। साथ साथ आप भी चार्ट बनाओ ताकि समझ में आए। अब समझो कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन को पहले डिफाइन करते हैं।
तो क्या होगा सबसे पहले, एडमिशन एक स्टेटमेंट है, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट हम कैसे दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, रिटन दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, hearsay एविडेंस, hearsay एविडेंस यहाँ पे क्या होगा, ये भी इन hearsay एविडेंस जो होगा यहाँ पे भी एडमिशन में आएगा। मतलब hearsay एविडेंस जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना कि कोई भी सुनी सुनाई बात अगर ये कोर्ट में आकर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एडमिशन में आएगा। तो इसको पॉइंट करके लिख लेना, इसका यहाँ पे एक चार्ट बना लेना ये स्टेटमेंट को लेकर। अब एक पॉइंट और लिख लो कि मान लो कि अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है या फिर कोई कुछ एडमिशन कर रहा है तो क्या उसके बेसिस पे ऑर्डर या जजमेंट दे सकते हैं? एडमिशन, एडमिशन के बेसिस पे कोई भी जजमेंट या ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। तो ये कहाँ लिखा है, और ये जो पूछ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास कर सकती है, ये हमारा सीपीसी में लिखा हुआ था। तो ये सीपीसी बात करती है, सीपीसी ऑर्डर 12 रूल 6, जहां लिखा हुआ है कि एडमिशन के बेसिस पे हम, एडमिशन के बेसिस पे कोर्ट है जो ऑर्डर भी पास कर सकती है या फिर कोई जजमेंट भी दे सकती है। तो ये तो हो गया कि एडमिशन का डेफिनेशन हो गया ना कि एडमिशन क्या होता है। तो इतना जितना भी ये बनाया हुआ है चार्ट, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं कि कौन एडमिशन कर सकता है, कौन कौन है जो एडमिट, मतलब कुछ भी आकर कोर्ट में वो स्टेटमेंट दे सकता है। वो तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, अभी ये सेकेंड पॉइंट। अब ये सेकंड पॉइंट है कि एडमिशन कौन कर सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 16, 17 एंड 18 जो हम अभी पढ़ेंगे बीएससी का, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सेक्शन, ये 3 सेक्शन में जो भी फॉल करते हैं वो एडमिशन कर सकते हैं। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ एडमिशन। फर्स्ट हमारा आ जाएगा जुडिशियल, जुडिशियल। सेकेंड आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल। थर्ड हमारा आ जाएगा कंडक्ट। फोर्थ साइलेंट।
ये नाम सुनकर ही पता लग रहा है कि किस तरीके का है। ये जो जुडिशियल एडमिशन की बात कर रहा है, जो जुडिशियल टाइप का जो एडमिशन होता है, ये कोर्ट के अंदर दिया जाता है वो स्टेटमेंट। जो कोर्ट के अंदर हम स्टेटमेंट देते हैं वो हमारा जुडिशियल एडमिशन में आता है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या हो गया? अब मान लो कोर्ट के बाहर अब कोई कुछ बात कर रहा है और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर ये मान लो कि ए बी से कह रहा है कि सी का मर्डर हम किए हैं, या फिर कुछ भी हम किए, यहाँ पे अगर वो इस चीज को, इस स्टेटमेंट को बोल रहा है, तो ये क्या होगा? ये एक्स्ट्रा जुडिशियल होगा। और ये दो में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो जुडिशियल एडमिशन होता है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर दे रहे हैं ना, और ये जो कोर्ट के बाहर हम दे रहे हैं, तो ये हमारा वीक हो जाता है। अब थर्ड हमारा आता है कंडक्ट। कंडक्ट मतलब कभी कभी ना कुछ कंडक्ट से भी ये पता चल जाता है। तो इसका सेक्शन 6 में डिफाइन किया हुआ है कंडक्ट को लेकर, कि कंडक्ट से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ मतलब ये एडमिशन टाइप्स लग रहा है, हमारा कंडक्ट शो करता है। तो जो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है बीएसए का, वो जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस बता देते हैं एक पॉइंट। सेक्शन 6 हमारा बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट अब मान लो, चलो इलिस्ट्रेशन भी बता देते हैं इसको। सेक्शन 6 का इलिस्ट्रेशन, हाँ, तो ये देखो सेक्शन 6 का इलिस्ट्रेशन एफ, अगर ये पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है कि कंडक्ट किस तरीके से शो करता है। अब मान लो ए बी आपस में बात कर रहे हैं, ये है एक्स वाई जेड का कोई घर है, यहाँ से किसी ने चोरी किया है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ए कि इस घर में जो भी चोरी किया है पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो कभी भी उसको अरेस्ट कर लेगी। इतना सुनकर बी क्या होता है? बी यहाँ से मतलब भाग जाता है। तो क्या कर रहा है? बी का कंडक्ट शो कर रहा है ना, क्योंकि जब इसको ये बात पता चला कि पुलिस पीछे पड़ी है, और वो इसके मन में डर आ गया ना कि अब पुलिस पीछे पड़ी है तो अरेस्ट तो करेगी ही, तो ये क्या करता है? बी यहाँ से चला जाता है या फिर भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे बी अपना कंडक्ट शो कर रहा है कि हाँ ये चोरी यही किया है, बी किया है। और बाकी जब सेक्शन 6 हम पढ़ेंगे तब इसका इलस्ट्रेशन भी अच्छे से करेंगे। ये तो हमारा हो गया कंडक्ट। अब यहाँ पे साइलेंट है। जब हम साइलेंट होते हैं तब भी कुछ एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ पे ये साइलेंट भी हमारा एडमिशन में आता है। अब साइलेंट किस तरीके से आएगा? इसके लिए हम सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जी पढ़ेंगे। चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेक्शन 15 से। सेक्शन 15 में आ जाओ। सेक्शन 15
सेक्शन 15 फिर यहाँ पे एडमिशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 15 जो है इसमें एडमिशन को डिफाइन किया है। चलो पहले थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसको समझाएं। इसमें भी वही है, जो चार्ट बनाए थे ना कि इस तरीके से एडमिशन हम कर सकते हैं। इसमें लिखा है इन सेक्शन 15 of BSA 2023 and admission is described as any statement which is oral, written, इसमें क्या कह रहा है कि सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एडमिशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि कोई भी स्टेटमेंट जो या तो ओरल किया हो, या तो रिटन में दिया हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? एडमिशन कहेंगे। और ये क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट होगा। और एडमिशन जो होता है वो सिविल केस में होता है, और अगर हम क्रिमिनल केस में कुछ एडमिट करते हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो वो हमारा कन्फेशन होता है। इसको भी लिख लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना, ये जो लिखी हो उसके बाद एक पॉइंट और ऐड करो। तो क्या कह रहा है? अगर क्रिमिनल केस में हम कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने देते हैं, या कोर्ट के सामने हम कुछ स्टेटमेंट को प्रस्तुत करते हैं, या तो वो ओरल हो या रिटन हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो क्या होगा? वो कन्फेशन में आएगा। बट अगर हम कुछ एडमिट कर रहे हैं जो सिविल केस में है, तो उस केस में हमारा क्या होगा?
एडमिशन होगा। तो ये दो पॉइंट को याद रखना, कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है ये क्या दो इससे। चलो अब एक एग्जांपल देते हैं इसका। चलो एग्जांपल समझते हैं। मान लो ए है और ये बी, ये दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है मनी को लेकर। मनी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ए बोल रहा है कि बी जो है, बी मेरे को 40,000 देगा। मतलब ये कभी इससे 40,000 रुपए लिया था बट वो दिया नहीं है, तो ये कोर्ट में आया है और ये कोर्ट में बोल रहा है। और बी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। बी एक्सेप्ट कर रहा है, तो बी बोल रहा है कि हाँ ए को 40,000 देना है। तो यहाँ पे जो ये एडमिशन हुआ ना, यहाँ पे ये एडमिशन हुआ। बट अगर यहाँ पे ये नहीं मानता तो ये एडमिशन में नहीं आता। तो इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, इसको हम एडमिशन कंसिडर करेंगे अंडर सेक्शन 15 ऑफ बीएसएफ। अब आ जाओ सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 क्या कह रहा है, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। चलो सेक्शन 16 को पहले लिख लो फिर बताते हैं। एडमिशन मेड बाय पार्टी और हिज एजेंट। अब क्या कह रहा है, अब कोई एडमिशन अगर करेगा तो वो कौन करेगा, वो पार्टी करेगा या तो फिर वो पार्टी का ऑथोराइज एजेंट करेगा। मान लो कि उसके बिहाफ पे वो पार्टी बोल रहा है कि तुम मेरे बिहाफ पे कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे देना, तो यहाँ पे क्या है, उसका एजेंट दे सकता है। इसका एक लाइन और लिख लो। मान लो एजेंट कुछ
स्टेटमेंट दे रहा है। अब इसको ना हम आम तौर पे एडमिशन तो मानते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना कि कुछ एक्सेप्शन रहता है, यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शन रहता है। अब सेक्शन 17 जो है हमारा पोजीशन और लायबिलिटीज की बात करता है। सेक्शन 17 इसमें कहता है एडमिशन मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटीज नीड प्रूफ अगेंस्ट अ पार्टी। A statement made by individual relevant to a party's position or liability are considered admission. चलो पहले इसको एक बार 2 लाइन नोट डाउन कर लो, फिर इसको समझाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, मान लो कोई व्यक्ति द्वारा कोई एडमिशन कोई स्टेटमेंट दिया गया है जिसको मतलब जिसका पोजीशन और लायबिलिटी प्रूफ करने की जरूरत है किसी के खिलाफ, कि अगर कुछ सबूत देना है तो उसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे इस जो स्टेटमेंट जो है उसको एज अ एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाओ सेक्शन 18, ये वाला इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेक्शन 18 करते हैं। और सेक्शन 18 को एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
सेक्शन 18, सेक्शन 18 क्या कहता है ये देख, एडमिशन बाई persons expressly referred to by party to school. चलो अब एक एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका इलिस्ट्रेशन ही है, इसका इलिस्ट्रेशन से ही बहुत अच्छे से ये सेक्शन 18 समझ में आएगा। तो देखो इसमें इलिस्ट्रेशन देख लो, अगर बेयर एक्ट है आप लोग के पास तो सेक्शन 18 का बेयर एक्ट देखो, बेयर एक्ट में सेक्शन 18 को निकालो और उसका इलिस्ट्रेशन को पढ़ो। इसमें क्या लिखा है? The question is whether horse wind is sound अब क्या है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या ए द्वारा बी को हॉर्स बेचा गया है जो साउंड है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रेफर कर रहा है, ए बोल रहा है, ए बोलता है, ए से बी, ए बी को कहता है कि तुम सी के पास जाओ, सी इसके बारे में सब कुछ जानता है, सी जो है इसके बारे में सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सी जो स्टेटमेंट देगा वो क्या होगा, वो एडमिशन में आएगा। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई पर्सन अगर किसी पर्सन को रेफर कर रहा है जो उसके नॉलेज में है, कि जाओ उस व्यक्ति से जाकर पूछ लो, वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे जो वो व्यक्ति जो भी स्टेटमेंट देगा उस चीज के बारे में, जो क्वेश्चन आप लेकर जाओगे, तो वहां पे उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिशन में आएगा, वो एडमिशन होगा। सेक्शन 18 हमारा बस इतना ही सा है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब सेक्शन 19, सेक्शन 19 क्या कहता है? चलो सेक्शन 19 के लिए पहले हम एक एग्जांपल देते हैं, फिर ये अपने आप जब आप बेयर एक्ट का लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 19 का क्या है?
proof of admission against making when सेक्शन 19 का एक एग्जाम्पल है छोटा सा, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। चलो नोट बाद में करना, पहले से क्वेश्चन। ये लैंड है या फिर प्रॉपर्टी मान लो इसको, ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहाँ पे और मान लो जो ये प्रॉपर्टी के जो मालिक थे उनका डेथ हो गया है, तो यहाँ पे अगर कुछ एडमिशन लेना होगा ना, तो सबसे पहले जिनका इनका जो डेथ हुआ है, इनका एक रिटेन में एडमिशन होना चाहिए। मान लो इस प्रॉपर्टी को लेकर ए और बी में डिस्प्यूट चल रहा हो, तो इस केस में इनका अगर कोई रिटेन में कुछ कोई डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पे ये लगेगा और ये रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 26 ऑफ बीएसएफ। चलो एग्जाम्पल लिख दो पहले। if a deceased person in usually people चलो पहले नोट डाउन कर लो।
अब जब किसी व्यक्ति का डेथ हो गया है, किसी व्यक्ति का डेथ हुआ है और वो रिटन में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर, तो वो क्या होगा, वो एडमिसिबल होगा और वो रेलिवेंट होगा बिटवीन थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। अब आ जाओ सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है? एग्जाम्पल नोट डाउन करते जाना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सेक्शन एक एक सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर एग्जाम्पल आपके नोटबुक में रहेगा। चलो सेक्शन 20 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ए बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ए जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करना चाहता है। ये कुछ चेंज करना चाहता है और ये भाई ओरल एडमिशन दे देता है। ये ओरली मतलब कुछ बोल देता है कि हाँ इसको चेंज कर दो, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये एडमिशन में आएगा, ओरल एडमिशन में आएगा ये। अब सेकंड समझो, बट अगर पार्टी दूसरी पार्टी जो है उसको सेकेंडरी एविडेंस चाहिए, पार्टी seeks to give secondary evidence of the document. अब जो दूसरी पार्टी है ना, वो सोच रहा है कि कुछ सेकेंडरी एविडेंस होना चाहिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्टर हुआ है या जो चेंज करना चाहता है। तो देखो सेक्शन 20 हमारा ये है, when oral admission as to contain documents are relevant. समझ में आ गया ना? यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ओरल एडमिशन दिया एक पार्टी, बट दूसरा पार्टी जो था उसको एविडेंस भी चाहिए था, इस चीज का सेकेंडरी एविडेंस चाहिए था। तो यहाँ पे ऑल्टर जो किया है उसका सेकेंडरी एविडेंस तो तभी होगा ना जब हम इसको रिटेन में करेंगे, रिटेन यानी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, यहाँ पे ये रेलिवेंट होगा।
यहाँ पे रेलिवेंट होगी। अब आ जाओ सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 कहता है एडमिशन इन सिविल केस व्हेन रेलिवेंट। नोट डाउन भी कर लेना, नोट डाउन कर लो फिर समझाते हैं। सेक्शन 21 ये कहता है कि सिविल केस में हमारा जो एडमिशन होता है वो रेलिवेंट नहीं होता है, बट अगर वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे बना हो तो यहाँ पे हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देख लो। सपोज करो ए और बी ये दो पार्टी है, ये दोनों पार्टी कहाँ पहुंची है, कोर्ट में पहुंची है। और इनका डिस्प्यूट जो है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। अब मान लो कोर्ट या तो ए या तो बी से कुछ एविडेंस मांगती है, बट वो एक पार्टी प्रेजेंट नहीं करता है और दूसरे को इस चीज से कोई ऐतराज नहीं होता है। मतलब अगर मान लो कोर्ट ए से बोला है कि हाँ एक प्रूफ एक एविडेंस ला कर दो, बट ए नहीं देता है और इससे बी कुछ नहीं बोलता है कि चलो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्ट फोर्स नहीं करेगी, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, अपना प्रोसीडिंग को कैरी ऑन करेगी। तो लिख लो एग्जाम्पल इसका है, if two parties in a civil contract agree not to
present evidence of particular admission. The court may not consider it during proceeding. जो ये दोनों जो पार्टी हैं, अगर इनका कुछ सिविल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ मैटर चल भी रहा हो कोर्ट में और ये दोनों कोई भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं करने में अग्री करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर या पर्टिकुलर एडमिशन को लेकर, तो यहाँ पे कोर्ट भी प्रोसीडिंग के दौरान कुछ भी कंसीडर नहीं करेगी, मतलब कोर्ट नहीं बोलेगी इनको कि आप एविडेंस दो। सेक्शन 21 बस इतना ही सा है, बस जो भी एग्जाम्पल है उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाओ। अब हमारे है सेक्शन 22। सेक्शन 22 कन्फेशन को लेकर डील करता है। कन्फेशन, कब कन्फेशन हमारा एडमिसिबल होगा और कब एडमिसिबल नहीं होगा। अब मान लो कोई कन्फेशन लिया गया हो अक्यूज पर्सन से, मान लो ये कोई XYZ एक पर्सन है और ये पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर है या फिर ये, हाँ पुलिस ऑफिसर मान लो। चलो अब ये पुलिस ऑफिसर ये XYZ पर्सन को या तो थ्रेट करता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर इसका कन्फेशन लिया जा रहा है और वो कन्फेशन या तो थ्रेट से लिया जा रहा है या तो कोर्जन से लिया जा रहा है या तो कोई प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ तुम ये कन्फेस कर लो इसके बदले में हम ये दे देंगे, या तो ये कर रहा है या फिर उसको इंड्यूस कर रहा है। सिंपल समझो कि अगर कोई भी कन्फेशन डरा धमकाकर या फिर कोई प्रॉमिस के बल पे लिया जा रहा है तो वो कन्फेशन क्या होगा, वो इररिलेवेंट होगा। सेक्शन 22 हमारा ये की बात करता है। चलो लिख लो इसको भी थोड़ा सा। कब इररिलेवेंट होगा, engagement Vamos a focar en un día de opinión de progress. तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। थ्रेट में क्या आ जाएगा, या तो वो आप गन पॉइंट रख रहा हो और फिर वो बोल रहा हो कि हाँ ये कन्फेशन कर नहीं तो मार दूंगा, ये हो सकता है। आपको डरा रहा है, धमका रहा है, किसी तरीके से वो अगर कन्फेशन लेना चाह रहा हो क्रिमिनल केस में तो वो क्या होगा, इररिलेवेंट होगा। इररिलेवेंट होगा, इररिलेवेंट होगा ये। सेक्शन 22 हमारा बस यही बात करता है। अब आ जाओ सेक्शन 23।
सेक्शन 23 बोल रहा है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अगर कोई भी कन्फेशन, कोई अक्यूज है और वो अपना जो कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, इररेलेवेंट होगा, इररेलेवेंट होगा। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, दूसरा, और मान लो अगर किसी तरीके से वो कन्फेशन ले भी लिया, अक्यूज जो है अपना कन्फेशन दे देता है और पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसको उसके अगेंस्ट में यूज करता है, तो ये क्या है, ये पहले तो ये प्रोहिबिट है, प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिट करता है कि इस तरीके से नहीं करना है, प्रोहिबिट द यूज ऑफ कन्फेशन made to a police officer as evidence against an accused। वही जो पुलिस ऑफिसर जो कन्फेशन लिया है अक्यूज्ड से, अब वही पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, उसको एविडेंस के तौर पे यूज कर रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहा है, अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो ये प्रोहिबिट है, ये प्रोहिबिट करता है, इस तरीके से नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। सेक्शन 23 का एक एग्जाम्पल देना है कल, और सेक्शन 24 से कल से स्टार्ट करते हैं। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर अभी जितना तक भी चला है, कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे टोल फ्री नंबर दिया है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस है, वो सब हम लोग बता देंगे। थैंक यू।